गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक स्टॉप किया था, फ्रॉम देयर ओनली विल बी कंटिन्यूइंग। सो इफ यू नोटिस वी हैव डन डिस्कसिंग टिल 6.4। ओके, 6.4 तक हम लोगों ने किया था, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो 6.4 जो है, अभी तक हम लोगों ने बेसिक टैक्सेशन रूल्स डिफाइन किए। डबल टैक्सेशन क्या होगा वो हम लोगों ने डिस्कस किया। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो बायलैटरल वे पे होंगे बिटवीन टू कंट्रीज ओनली। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज ही करेंगे। सो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो है वो दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। So if we have a double taxation avoidance agreement with any XYZ country, it will help to promote trade and services between those two countries. अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि people will avoid starting new business, or they will also avoid working out there, because आपको जो प्लेस है वहां पे भी टैक्स भरना पड़ रहा है, एज वेल एज यू सपोज टू पे टैक्स इन आर सोर्स और रेसिडेंट कंट्री, सॉरी नॉट सोर्स, रेसिडेंट कंट्री, दैट इज इंडिया। सो एक जो सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से आपका आ रहा है, देयर ऑल्सो यू सपोज टू पे टैक्स, एंड एज वेल एज फॉर वेयर यू आर ब्रिंगिंग ऑल द मनी, वहां पे भी आपको टैक्स भरना पड़ रहा है। सो टू अवॉइड सच सिचुएशन हम लोग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट करते हैं वो स्पेसिफिक कंट्रीज के साथ में। And that is also only when if our trade is import export जो है, if we are at a trade surplus with that country, then only we go for such agreements. Trade surplus का मतलब मैंने आपको बताया था, if I am exporting 100 crores to Germany, ठीक है, and Germany से इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा है it's around 50 या 60 crore, मतलब आई एम एक्सपोर्टिंग मोर कंपेयर टू इम्पोर्टिंग। तो क्या हो रहा है, मैं उनको ज्यादा सामान बेच रहा हूँ, जितना वो मुझे बेच रहे हैं उससे ज्यादा मैं उनको बेच रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम एट अ ट्रेड सरप्लस, मेरा ट्रेडिंग जो है वो सरप्लस, मतलब आई एम एट अ प्रॉफिट साइड। सो उनके साथ बायलैटरल हम लोगों का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होगा, नॉट विथ ट्रेड डेफिसिट कंट्रीज। ट्रेड डेफिसिट लाइक चाइना, जहां पे चाइना पे अगर मैं 100 करोड़ का सामान अगर मैं चाइना में बेचता हूं तो उसके सामने चाइना 500 करोड़ का सामान इंडिया में बेचता है। सो वी आर एक्सट्रीम ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड इम्बैलेंस है। वी डोंट हैव अ ट्रेड बैलेंस विथ चाइना टाइप ऑफ अ कंट्रीज। तो जहां पे हम लोग का ट्रेड इम्बैलेंस है या ट्रेड डेफिसिट है, वहां पे हम लोग का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट नहीं होगा, लिमिटेड बेसिस पे होगा, फॉर सम स्पेसिफिक सर्विस या फॉर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम लोग ये करेंगे। दूसरी बात, वी हैव मल्टीपल टैक्सेशन मॉडल्स। एक हम लोगों ने देखा था OECD वाला था, विच इज वन ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ डेवलप कंट्रीज। उसके बाद में हम लोग के पास यूनाइटेड नेशन का सेम टैक्सेशन पॉलिसी है, देन यूएस का टैक्सेशन पॉलिसी है। अब जब हम लोग अगर कोई एक कंट्री के साथ में बायलैटरल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट करते हैं, तो वो टाइम पे ये तीन अग्रीमेंट्स के कॉमन पॉइंट्स फैच आउट करके वी गो फॉर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, एज मेंशन इन OECD स्टेट्स की आपका सोर्स ऑफ इनकम जहां पे है वहां पे आपको टैक्स नहीं भरना है, बट वेयर यू आर रेसिडेंस वहां पे आपको टैक्स भरना है। सो दिस पॉलिसी ऑफ OECD इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। सो इसके लिए हम लोग यूनाइटेड नेशन का जो टैक्सेशन पॉलिसी है, दैट इज व्हाट वी फॉलो, बिकॉज यूनाइटेड नेशन इज इन अ फेवर ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्री, दैट इज सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री। यूनाइटेड नेशन उनको ज्यादा फेवर करता है। तो एज पर द रूल मेंशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टैक्सेशन पॉलिसी, क्या बताता है वो, कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जहां पे है, यू सपोज टू पे टैक्स एट योर सोर्स ऑफ इनकम। सो इफ योर सोर्स ऑफ इनकम इज एट इंडिया, सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड यू टू पे टैक्स इन इंडिया। नाउ
ये यूनाइटेड नेशन का जो पॉइंट है वहां से हम लोग आज का हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो एज यू कैन सी वी हैव अ यूनाइटेड नेशंस पॉइंट इंटरनेशनल टैक्सेशन की यू सपोज टू पे टैक्स एट द सोर्स वेयर योर इनकम कहां से आ रहा है वहां पे यू सपोज टू पे अ टैक्स. एंड फॉर दैट वी हैव सेक्शन 90 इन द इंटरनेशनल टैक्सेशन पॉलिसी एज वेल एज इन इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पुराना था तब से हम लोगों ने ये ऐड किया हुआ है. सो अब यहाँ पे हम लोग ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे क्यों बात करें. एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग द सेम टैक्सेशन रूल्स विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स. लेट मी गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मैं आपके पास बहुत बार जो फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर 7 years फ्लिपकार्ट वॉज जस्ट डिक्लेयरिंग इटसेल्फ एज अ स्टार्टअप and it was just showing that we are still in losses, we are not earning any profit from India. So a Flipkart type of a company जो इतना ज्यादा टैक्स चोरी कर रहा था इंडिया में, सो उससे ही हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. रिमेंबर फ्लिपकार्ट ने हम लोगों को बहुत सिखाया. नॉर्मल जो उनके यूजर्स है उनको भी, गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन, टैक्स चोरी कैसे करता है, लोगों को उल्लू कैसे बनाते हैं. यू विल फाइंड लॉट मेनी थिंग्स or we can learn from such e-commerce platforms. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे, if some platform who defines themselves as a startup just to take some relief from the government. So आप देखो फ्लिपकार्ट अगर 7 साल तक अगर खुद को स्टार्टअप बताता है तो नॉर्मल जो हम लोग स्टार्टअप है वो तो चालू ही नहीं हुआ है ना. सो ये प्रॉब्लम्स है. सो आप अगर देखेंगे सो फ्लिपकार्ट यूज टू एक्सप्लॉइट ऑल द लूपहोल्स विच आर देयर इन इंडियन टैक्सेशन सिस्टम्स. सो वो ही सब एक्सपीरियंस से नाउ वी हैव डेवलप्ड सम वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्सेशन रूल्स अगेंस्ट सच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. सो एज यू कैन सी फर्स्ट, as there is increase in the cross border business transaction facilitated by e-commerce, taxation of non-resident has gained significance. Under the Income Tax Act, non-resident are also liable to be a taxed. बराबर है, ये सब तो ठीक है. इसके आगे if you notice here we have section 90 of agreement with foreign countries. So central government, remember in India, United States, अब यूनाइटेड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो उनके 50 स्टेट्स है ये सारे एक अग्रीमेंट के अंदर साथ में आके उन्होंने अमेरिका नाम का एक कंट्री बनाया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मतलब ये सारे स्टेट्स जो है, जो 50 स्टेट्स है वो सारे साथ में अंडर एक अग्रीमेंट आए हुए. नाउ ये स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, उनके अपने खुद के रूल्स है, अपना खुद का सिटीजनशिप है, अपने खुद के कुछ ना कुछ टैक्सेशन रूल्स है, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है. एंड एज एंड व्हेन इफ दे फाइंड कि हम लोगों को यूएस के साथ, अमेरिका के साथ में नहीं रहना है, दे कैन जस्ट डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम अमेरिका. ये भी उनके पास अथॉरिटी है. बट इन इंडिया वी डोंट हैव एनी सच अथॉरिटी. हम लोग अगर आप देखेंगे हम लोगों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दैट इज द मोस्ट पावरफुल ऑटोनॉमी और मोस्ट पावरफुल बॉडी इन इंडिया. हम लोग की यहाँ पे जो स्टेट्स है वो ऐसे कोई अग्रीमेंट की बेस पे नहीं बने हुए हैं कि जब चाहे वो इंडिया से अलग हो जाए. सो if we want to include some territory in India, that is very simple, but excluding a territory from India, that is very difficult and a very tedious task. उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है as per Indian Constitution. So कोई भी स्टेट अपने मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकता. अगर होता तो हम लोगों को खालिस्तान, ये वो जो 10 हिस्ट्री में जो फाइट्स हुए हैं वो कभी नहीं होते. जो खालिस्तान इशू आज भी चल रहा है, सो हम लोग के यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. तो जब कभी अगर टैक्सेशन अग्रीमेंट्स या कोई ऐसे बायलैटरल अग्रीमेंट्स जब होते हैं तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कभी भी ये ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं कर सकते. इन इंडियन सिनारियो ये अग्रीमेंट्स जो होंगे वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से होंगे. और यूएसए में भी अगर आप देखेंगे उनके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो पिक्चर में आते हैं, लेकिन वो स्टेट से कंसल्ट करने के बाद में आते हैं. इंडिया में आप स्टेट से कंसल्ट करेंगे लेकिन फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा, वो ही चलेगा. गेटिंग?
जब ये ऐसे बायलेटरल अग्रीमेंट्स करने रहते हैं। सो बायलेटरल अग्रीमेंट्स में स्टेट अगर कुछ बोलता है और वही आपको मानना पड़ेगा, वो अगर नहीं बोलता है तो आप नहीं करेंगे, ऐसा कुछ आपके पास रूल्स, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट लाइबिलिटी, जहाँ पे वो खुद से सर्टेन डिसीजन कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ उनको आके लोकसभा राज्यसभा में जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सो वी हैव सेक्शन 90 अग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। ये अग्रीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट्स करेंगे, एज इट इज डिफाइंड हियर। मे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया। बराबर है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई अग्रीमेंट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा नहीं होगा। सो दो कंट्रीज जो है ना वो आपस में ऐसे सर्टेन अग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी हियर वी हैव सच अग्रीमेंट्स हियर। नाउ फॉर द ग्रांटिंग ऑफ द रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ इनकम on which have been paid both income tax under this act, income tax in that country or a specified territory. So as per the section 90 आपको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा अगर आप प्रूव करते हैं कि आपने, आपका जो दूसरा कंट्री है वहां पे आपने टैक्स भरा हुआ है। या फॉर अवॉइडेंस ऑफ अ डबल टैक्सेशन इनकम अंडर द एक्ट corresponding law enforce that the country or a specified territory as the case may be for exchange of info for a prevention of evasion or avoidance. Now remember, टैक्स अवॉइडेंस इज द लीगल वे, जहां पे by using some mechanism provided by the government I'll try to pay higher taxes. Now when we talk about tax evasion basically is the illegal way of avoiding a taxes. Remember, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे we have this such pattern here, prevention of tax evasion, मतलब टैक्स चोरी ना हो, बराबर है, या फिर टैक्स अवॉइड ना करे। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि आप अगर बहुत हाई टैक्स अगर रखते हैं 20-30% या उससे भी ज्यादा, सो पीपल अवॉइड पेइंग सच टैक्सेस बिकॉज अगर 20% इफ आई वांट टू पे ऑन 1 करोड़ रुपीज, मतलब आप 20% मतलब 20 लाख मेरा टैक्स हो गया। उसमें हम लोग अगर बाकी का जो नॉन टैक्सेबल इनकम ये सब डिडक्ट करेंगे फिर भी एटलीस्ट 10 to 15 लाख के बीच में आपका टैक्सेबल इनकम आएगा। सो इसका मतलब क्या है कि आपको टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको वेज प्रोवाइड करता है, और वो वेज क्या है कि सपोज इफ वी आर पेइंग सम लोन आपने लिया हुआ है, उसके इंस्टॉलमेंट्स जा रहे हैं, आपने कोई पॉलिसीज लिए हुए, मेडिक्लेम लिए हुए, उसके प्रीमियम जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग पीपीएफ अकाउंट्स होता है। सो गवर्नमेंट के 15 इयर्स के जो लंबे कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन विड्रॉ मनी बिफोर 15 इयर्स, ये भी प्रोविजंस होता है। सो ये सब जो है, ये सब क्या बता रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं some or the other way we are trying to avoid taxes. So वो taxes avoidance ना हो इसके लिए हम लोग ऐसे वेज बताते हैं कि ठीक है आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना है तो आप ये वे में इन्वेस्ट करके रखो जहां पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वापस बेनिफिट होगा। सो ये हम लोग मेंशन करेंगे। नाउ ये सब जो होता है ना ये इंडियन सिटीजन्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। फॉरेनर्स आके इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो वो टाइम पे हम लोगों को ऐसे रूल्स बनाना है जहां पे हम लोग ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको कहीं ना कहीं अवॉइड कर सके। एंड ऑल्सो फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ इन द फोर्स। तो सेक्शन 91 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कम्स इनटू एक्शन व्हेन देयर इज नो अग्रीमेंट। तो याद रखो अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है वो कंट्री के साथ में हम लोग का टैक्सेशन का, देन सेक्शन 91 पिक्चर में आएगा। और अगर अग्रीमेंट है तो वो तो सेक्शन 90 के बेस के ऊपर आएगा, है ना। सो कंट्रीज जहां पे अगर ऐसे कोई अग्रीमेंट्स नहीं है तो वो टाइम पे सो वी हैव कंट्रीज जिनके साथ हम लोग के कोई अग्रीमेंट्स नहीं बने हुए, लेकिन इट डजंट मीन्स कि हम लोग अपने इंडियन सिटीजन्स को पनिश करें। तो हम लोग उनको टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करता है या क्रेडिट्स देता है। मतलब आप वहां पे आपने टैक्स भरा हुआ है वो आप यहाँ पे प्रूफ सबमिट करो तो उतना टैक्स हम लोग कहीं ना कहीं आपको सेटल करके बचा हुआ टैक्स आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैसे आपको बोला हुआ है इफ एनी पर्सन हु इज द रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। अब देखो ये जो है ना ये कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स है। आपको सिंपल वे में क्या याद रखना है, कौन कौन टैक्स भरेगा कौन टैक्स नहीं भरेगा। अब
मोस्ट ऑफ टाइम इंडिया में टैक्स चोरी जो होता है ना, वो कैसे होता है पता है? कि हम लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम जो है ना वो बताता है, ठीक है। आपने बहुत बार ये देखा रहेगा, सुना रहेगा, नहीं पता है तो बता रहा हूं। फार्मर्स को है ना गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, आपको पता ही है, न्यूज में भी चलते ही रहता। तो अब जो छोटे फार्मर्स है उनको फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी देखा रहेगा कि फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा है, तो फार्मर प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा फार्मर जो साल के अगर 2-3 लाख कमा रहा है तो उसको गवर्नमेंट के कोई डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ेगा। गेटिंग? फर्क किसको पड़ेगा? प्रोटेस्ट कौन करेगा? जिनके बहुत बड़े इनकम जो है वो ये फार्मिंग से जनरेट होता है, या कहीं ना कहीं उनके इनकम ये फार्मिंग सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। सो वी हैव अ बिग बिजनेसमैन फार्मर्स जिनको फर्क पड़ता है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट अगर आपको करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग को ये कंसिडर करना है सॉरी, सबसे पहले तो आपको ये कंसिडर करना है कि जो इनकम जनरेट हुआ है वो इंडियन सिटीजन का है या फॉरेनर का, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन का है जो पहले इंडियन सिटीजन था अभी इंडियन सिटीजन नहीं है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप आराम से पढ़ना, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जो कंसेप्ट पकड़ के आपको पढ़ना है। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई एक पर्सन जो पहले इंडियन सिटीजन था लेकिन अब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, बिकॉज वो जाके 5-6 साल से या तो पाकिस्तान में रह रहा है, बांग्लादेश में रह रहा है, नेपाल में रह रहा है, तो उसने अगर वहां का इंडियन सिटीजनशिप ले लिया है, तो अभी अगर वो इंडिया में आके अगर अर्निंग करता है या यहाँ से उसका अगर कोई रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो टाइम पे उसके ऊपर क्या टैक्स अप्लाई होगा। दूसरी बात, आप देखो कि कोई एक पर्सन जो सालों से इंडिया में नहीं है लेकिन उसका प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर वो सेल करता है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग टैक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होता है। तो वो जो टैक्स है अब वो हम लोग कौन से बेसिस पे लेंगे? बिकॉज अगर मैं कंसिडर करता हूं कि वो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है बहुत टाइम से, और अभी वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए सिर्फ इंडिया में है और प्रॉपर्टी बेच के वापस इंडिया के बाहर चले जाएगा। गेटिंग? सो अभी उसको हम लोग इंडियन सिटीजन कंसिडर करेंगे या फिर कभी कभी इंडिया में रहने वाला नॉन रेसिडेंट कंसिडर करेंगे या कंप्लीटली फॉरेनर कंसिडर करेंगे जो कभी इंडिया से बिलोंग ही नहीं कर रहा था। दूसरी बात, बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पे होता है जो टेम्पररी इंडिया में रहते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप इंडियन सिटीजन या इंडिया के टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से आपको टैक्स भरना कब आएगा? जब आप साल के 6 महीना अगर इंडिया में रह रहे हो या सपोज मैं बोल रहा हूँ 180 डेज से ज्यादा अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप पार्शियली यहाँ पे हो और यहाँ पे आपको टैक्स भरना आएगा, या टैक्स डिडक्शन या टैक्स बेनिफिट, ये सारे अलग अलग रूल्स जो है गवर्नमेंट के वो आपको मिल सकते हैं। हम लोग को इतने डिटेल में नहीं जाना है, ये पेज में कुछ ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 180 डेज, अब 180 डेज का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यूअसली 6 महीने अगर मैं इंडिया में रहूंगा 1 साल में तो ही ये कंसिडर होगा, या 2 साल में, तो इट माइट पॉसिबल कि 1 साल में मैं 180 डेज यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन ऐसे रहा हूँ कि 2 महीना यहाँ पे, वापस 1 महीना बाहर, वापस 2 महीना, वापस 2 महीना बाहर, वापस 1 महीना यहाँ पे, वापस 2 महीना बाहर, तो ऐसे करके मैं 180 डेज यहाँ पे रहा हूँ। तो वो टाइम पे अभी 180 डेज का मतलब है कि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टाइम निकाला हुआ है, तो इस यहाँ के कुछ रूल्स, यहाँ के कुछ पॉलिसीज जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे, ठीक है। सो यही पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये बहुत ज्यादा टैक्सेशन वो कॉमर्स टाइप के रूल्स आ जाएंगे, इतना हम लोग को नहीं पढ़ना। इंडियन इनकम टैक्स रेट क्या है, कितना डिडक्शन मिलेगा, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप अगर इंडिया में रहते हो, ये अगर प्रूव हो रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग आपको अलग बेनिफिट देंगे। आप अगर इंडिया में 180 डेज के लिए रहे हो, मेनली आप इंडिया से बिलोंग नहीं करते हो तो उसके लिए पैटर्न अलग रहेगा, और आप इंडिया से ही हो लेकिन आप सिर्फ जॉब बाहर कर रहे हो तो उसके लिए टैक्सेशन रूल्स जो है वो अलग रहेंगे। सिंपल है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, टैक्सेशन 3 लोगों के ऊपर प्रोवाइड होगा। रेसिडेंट जो कंप्लीटली रेसिडेंट नहीं है, लेकिन रेसिडेंट जो अभी यहाँ पे नहीं रह रहा है लेकिन इंडियन रेसिडेंट है।
सो रेसिडेंस इन इंडिया, यहाँ पे हम लोग जैसे बोल रहे हैं इफ इंडिया दैट ईयर, तो मैंने जैसे यहाँ पे बोला, क्या बोला मैंने आपको, 182 डेज या ज्यादा, मतलब 182 डे, मतलब अप्रोक्स आप समझ लो कि 6 महीने या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो हम लोग आपको क्या कंसिडर करेंगे, आपका रेसिडेंस जो है वो इंडिया में है, बराबर है। तो वो टाइम पे फिर हम लोग आपके ऊपर, आप यहाँ से अगर कुछ शिपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वो टाइम पे उसके हिसाब से टैक्सेशन जो है वो अप्लाई होंगे। ओके, देन उसके बाद में नेक्स्ट, इफ यू नोटिस, नेक्स्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे है नहीं है, लाइक बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर। मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप देखो कि आप एनआरआई किसको कंसिडर करेंगे किसको नहीं करेंगे, वो हम लोग बता रहे हैं। तो जैसे कोई नेवी में काम करता है, कोई शिप में काम करता है, तो जो नेवी या शिप में काम करता है वो लोग बहुत बार 3, 4, 5 महीना शिप पे ही रहते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर वापस शिप पे जाते हैं। तो वो काम जो कर रहे हैं वो इंडिया से ही कर रहे हैं। उसका शिप भले बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में घूमता रहेगा, लेकिन वो काम जो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इंडियन कोई एक कंपनी रहेगा या इंडियन गवर्नमेंट या नेवी है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो भले आप 6 महीना 8 महीना शिप पे ही रह रहे हैं, बट स्टिल यू आर कंसिडर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, और आपको इंडिया के जो टैक्सेशन रूल्स है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट वी है इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स, लाइक जिसको हम लोग इंडियन मशीनरी आउटसाइड इंडिया बोलते हैं। जैसे इंडिया के बिहाफ में हम लोगों ने एक फॉरेन मशीनरी जो है, फॉरेन ऑफिसर जो है वो चाइना में रखा हुआ है। सो वो अभी 5-6 साल चाइना में ही रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। दूसरा, वैसे ही बहुत सारे फॉरेन ऑफिसर्स अलग अलग कंट्री में रह रहे, बट दे आर स्टेइंग देयर एज अ फेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और उनको सैलरी जो मिल रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से मिल रहा है। तो वो टाइम पे उनको जो टैक्स भरना है वो इंडिया में भरना है, वो टैक्स वो फॉरेन कंट्री में नहीं भरेंगे। जैसे अगर यहाँ से कोई इंडियन फॉरेन ऑफिसर जो है वो अगर यूएस में रह रहे, ठीक है, जिसको हम लोग डिप्लोमेट्स बोलते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स बोलते हैं। सो इंडिया से कोई एक डिप्लोमेट जो है वो अगर यूएस में रह रहे हैं, तो वहां पे हम लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे कि वो यूएस में ही है 5-6 साल से, मतलब वो यूएस सिटीजन हो गए, नहीं। दे आर स्टेइंग देयर एज अ फेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वहां पे अपॉइंट किया हुआ है, उनको सैलरी जो है वो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के साइड से मिल रहा है। तो वो टाइम पे दे आर नॉट लायबल टू पे टैक्स इन यूएसए, एंड सेम सिचुएशन इज फॉर यूएस के जो डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। सो वी आर स्टेइंग देयर, बराबर है। हम लोग जो हम लोगों के यहाँ पे डिप्लोमेट्स है वो वापस कितने भी टाइम अगर वो बाहर रहते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ में बाहर रह रहे हैं, तो उनको हम लोग फॉरेनर या नॉन रेसिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है और उनके बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, लाइक as you can see we have Hindu undivided family or a firm. अब sorry, we have some Hindu undivided family. अब ये जो फैमिली है इसमें से कोई जो एक पर्सन है वो अभी यूएस में रह रहा है, वहां पे जॉब कर रहा है, लेकिन जब अगर उसका बिजनेस जो है वो अगर इंडिया से, मेन हेड ऑफिस उसका इंडिया में है, मेन रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, तो टैक्सेशन जो आएगा वो भी इंडिया के हिसाब से ही आएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब मेरे डैड है, वो बिजनेस उन्होंने सेटअप किया हुआ, इंडिया में रहते थे तो ऑफकोर्स इंडिया में ही रजिस्टर होगा। देन मेरे मॉम, मेरे सिस्टर या मेरा भाई, वो लोग भी ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो मतलब हम लोग का फैमिली बिजनेस हो गया वो। अब वो फैमिली बिजनेस में मेरे जो सिबलिंग्स है वो भी है, मेरे पेरेंट्स भी है, और भी कोई हो सकता है। अब ये सेम जो हम लोग का फैमिली बिजनेस है, इसको एक्सपैंड करके हम लोग सपोज बाहर, इंडिया के बाहर भी लेके गए, लेकिन स्टिल एज पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन जो इंडिया से सेटअप हुआ है और इंडिया से कंट्रोल हो रहा है,
बिजनेस भले बाहर चल रहा है लेकिन मेन कंट्रोल अगर इंडिया से है तो इंडियन टैक्सेशन के हिसाब से ही उसके ऊपर आएगा। या फिर कोई एक पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है, बराबर है, या पहले रेसिडेंट था और वो अपने बिजनेस को पार्शियली या कंप्लीटली इंडिया से या इंडिया के बाहर से कंट्रोल कर रहा है, तो भी ये सेम सिचुएशन आएगा। सो अब याद रखो, कोई एक यूएस सिटीजन है, यूएस का कोई कंपनी है, वो अगर इंडिया में अपना कोई बिजनेस सेटअप कर रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखो कि हीरो एंड होंडा इंडियन एंड जापानीज कंपनी साथ में आते हैं, मारुति सुजुकी इंडियन एंड जापानीज कंपनी साथ में आते हैं। सो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे जो प्लेस पे आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं वहां के जो लोकल कुछ रूल्स या वहां के जो लोकल कुछ गवर्नमेंट ने डिफाइंड बेनिफिट्स है वो अगर आपको अक्वायर करना है तो आपको वो कंट्री पे लोकलाइज करना पड़ेगा अपना बिजनेस। मतलब वहां का सिटीजनशिप आपको लगेगा या वहां पे बिजनेस लोकल करने के लिए आपको एटलीस्ट वहां पे 5-6 साल 7 साल अपना खुद का बिजनेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तब आप वहां पे इंडिविजुअली काम करके वहां के गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स देते हैं उनके लोकल बिजनेस को वो आपको मिल सकता है। तो तब तक आप क्या करेंगे, आप पार्टनरशिप में रहेंगे। जैसे पहले आपको जो कार्स मिलते थे वो मारुति सुजुकी हीरो होंडा ऐसे मिलता था, लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो होंडा के अलग से बाइक आते हैं, कार आते हैं, देन जो सुजुकी है उसके भी अलग से अपने बाइक और कार आते हैं, बराबर है। सो ये क्या हो गया कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में किसी एक के साथ बिजनेस चालू किया, बेनिफिट्स लिए, एक लिमिट तक हम लोगों ने साथ में रहे, बाद में अगर चाहिए तो हम लोग अलग से अपने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं, है ना, बिकॉज अभी हम लोगों को भी वो कंट्री का सिटीजन मिल गया है और वो कंट्री में लोकली हम लोग अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उन्होंने अपने मैनेजर या कोई एक पर्सन को ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी यहाँ पे अपॉइंट करके रखा है, ठीक है, अमेरिका का कोई कंपनी है, अब मुझे उन्होंने एज अ मैनेजर वहां पे अपॉइंट किया है, उनके सारे जो बिजनेस इंडिया का हेड ऑफिस जो है वो मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो अगर वो जो यूएस कंपनी जिसका इंडियन हेड ऑफिस मैं हैंडल कर रहा था वो अगर इंडिया में अपना बिजनेस रन करके अगर टैक्स नहीं भरता है तो गवर्नमेंट मुझे पूछेगा, मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ई कॉमर्स एज वेल एज फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज वेल। सो मैनेजर को टैक्स भरना आएगा अगर, या फिर उसका जो पार्टनर रहेगा उसको, जो पर्सन हायर अथॉरिटी पे है, यूएस का कोई कंपनी है जिसने मुझे एज अ मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है या मैं उसके साथ एज अ पार्टनरशिप में हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग पे हूँ, तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग पे हूँ तो टैक्स भी भरना मुझे ही पड़ेगा अगर वो मेरा पार्टनर अगर टैक्स नहीं भरेगा। या अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैं सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ इंडिया में, तो अगर वो कंपनी टैक्स नहीं भरता है तो हम लोग यूएस जाके उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया के बाहर इंडियन टैक्सेशन रूल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो इंडिया के बॉर्डर में ही करता है। तो फिर इंडिया के बॉर्डर में कौन है, यूएस सिटीजन नहीं है, उसने अपॉइंटेड मैनेजर है, तो उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उससे हम लोग टैक्स वसूल करेंगे, ठीक है। वसूली मतलब मूवी जैसा वसूली नहीं होता है, नोटिस जाता है, ओके। देन उसके साथ में अब देखो कि यहाँ पे सिचुएशन ये भी है कि अगर वो पर्सन ने कोई एक सिंपल एम्प्लॉय अपॉइंट किए हुए जिनको उन्होंने टैक्स भरा नहीं भरा इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है या फर्क नहीं है या पता भी नहीं है, तो वो दोज पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एक सिंपल सा 20,000 कमाने वाला सैलरी वाला एक एम्प्लॉय अगर रखा है तो वी कैन नॉट आस्क दैट पर्सन टू पे 2 और 3 या 5 लाख टैक्स जो ये यूएस बेस्ड कंपनी ने नहीं भरा, उसका लेना देना ही नहीं है, वो एक छोटा सा एम्प्लॉय है जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वहां पे अपॉइंटेड था, तो उसको हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। ना ही कोई वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड अगर रखा हुआ है तो उसको भी हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, दे आर ऑल्सो नॉट लायबल। लाइबिलिटी किस पे आएगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट यूएस सिटीजन या ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी जो भी उनका बिजनेस को यहाँ पे संभाल रहा है, जिसके पास मेन अथॉरिटी है, उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगा टैक्सेशन का। सो वही है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एक कंपनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिनका बिजनेस पहले इंडिया में चल रहा था
लेकिन अभी वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम अगर 8-10 में से अगर 9 साल अगर वो इंडिया में रहे और 1 साल से अगर वो बाहर लेके गए अपना बिजनेस, या फिर आई कैन से कि जैसे यहाँ पे आपको दिया है 730 डेज और मोर, अगर उन्होंने इंडिया में अगर बिजनेस किया हुआ है तो वो इंडियन रेसिडेंट के हिसाब से आएंगे। बस यही है। देन वो हिंदू अनडिवाइडेड का वापस यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। इंडियन कंपनी किसको हम लोग कंसिडर करेंगे? सो जैसे यहाँ पे दिया है इंडियन कंपनी कौन रहेंगे? सो एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट। अब देखो कंपनीज एक्ट जो है ना वो 1956 में एक बना था और 2013 में मॉडिफिकेशन हुआ है उसमें, याद रखो। 1956 में जब कंपनीज एक्ट बना था तो वो टाइम पे आज के हिसाब से टूल्स टेक्नोलॉजीज नहीं थे। 2013 अभी जो सीए के एग्जाम्स अगर देते हैं ना तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। और 1956 में जो कंपनीज एक्ट बना था उसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर कोई एक कंपनी इंडिया में सेटअप है तो वो इंडियन टैक्सेशन रूल्स के अंदर आएगा, एक्सेप्ट द कंपनी विच आर सेटअप इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बराबर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिया में हम लोग एक्टिवली पार्ट नहीं था, भले वो इंडिया के मैप में था। रिसेंटली हम लोगों ने जो सेक्शन 377 हटाया है, सॉरी सेक्शन 377 ही आई थिंक, हाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 370 जो है वो जम्मू कश्मीर रिलेटेड है, 377 एलजीबीटी वाला है। जो हम जहाँ पे हम लोगों ने सेम सेक्स मैरिज अलाउ किया हुआ है वो 377 है। सो 370 जो है वो जम्मू कश्मीर वाला है। तो स्टार्टिंग में 370 एक्ट जब तक पिक्चर में था, आर्टिकल 370 जब तक पिक्चर में था तब तक इंडियन सिटीजन जम्मू कश्मीर में जाके बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता था। सेकेंड थिंग, जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को अलग से उनके सिटीजनशिप मिलते थे, मतलब उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थे जो इंडिया में और कोई स्टेट में नहीं थे। जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन यूज टू गेट सिटीजनशिप ऑफ जेएनके एज वेल एज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर के लोग इंडिया में कहीं पे भी आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग जेएनके में जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते ना बिजनेस कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन थे। तो इसके बेस के ऊपर क्या था कि अगर कोई एक कंपनी अगर जेएनके में सेटअप किया हुआ है तो इंडियन टैक्सेशन रूल्स के अंदर नहीं आता था। जेएनके का अपना खुद का ही वो सेम रूल्स थे। जैसे अगर इंडिया में अगर आप कुछ क्राइम करते हैं तो हम लोग इंडियन पीनल कोड के हिसाब से उसके ऊपर पनिशमेंट रखते हैं। आर्टिकल 370 हटने के पहले जम्मू कश्मीर में उनका रणवीर पीनल कोड नाम से चलता था, जैसे हम लोग का इंडिया में इंडियन पीनल कोड के हिसाब से चलता है। तो ये भी डिफरेंस था। देन सेम वे बहुत सारे अलग अलग चीजें थे, ठीक है। सो आर्टिकल 370 हटाने के बाद में ये प्रोविजन अभी जो है ये पुराना हो गया है, ये आपको अभी याद नहीं रखना है। अभी कोई भी एक कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट तो वो चाहे वो जम्मू कश्मीर या कहीं पे भी वो इंडियन टैक्सेशन रूल्स के अंदर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, अब यूनियन टेरिटरी हम लोग अलग से क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहते। आप महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो वी हैव चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो अलग से गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल पे, है ना, जहाँ पे हम लोग जाके वोट करते हैं और वो वोटिंग के बेस के ऊपर स्टेट में कोई एक गवर्नमेंट अपॉइंट होता है और वो गवर्नमेंट फिर 5 साल के लिए, या अगर 5 साल चलता है तो 5 साल के लिए वो फिर वो स्टेट को चलाते हैं और उसका प्रोग्रेस और वो सब जो है वो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। उससे अलग अगर आप देखेंगे एट यूनियन टेरिटरी लेवल, यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हम लोग कंसिडर करते हैं। इनको हम लोगों ने मतलब ये बाद में ये सबको फ्रीडम मिला, जैसे गोवा भी बहुत लेट जाके हम लोग को फ्रीडम मिला है। आपने वो मूवी थोड़े बहुत आए वो भी देखा रहेगा। सो गोवा को हम लोगों ने बहुत मुश्किल से, उसके ऊपर भी हम लोगों ने फ्रीडम लिया हुआ है। तो आप देखो कि वो लेट जो लोकेशंस पे अगर फ्रीडम मिला है ना वो सब यूनियन टेरिटरी हम लोगों ने डिक्लेयर की है। और जो यूनियन के साइड से मतलब यूनियन गवर्नमेंट के साइड से कोई ना कोई अपॉइंट होता है जो फिर यहाँ पे जाके
वो यूनियन टेरिटरी पे कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो वो जो ऑर्डर्स एक्सेप्ट करेंगे ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे। यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता है। जैसे आप देखो कि अगर दादरा नगर हवेली या कुछ भी है, तो ये इसका कंट्रोल हम लोगों ने कहाँ पे रखा हुआ है पता है? आप अगर दमन दीव है, सॉरी दमन एंड दीव है, तो दमन या दीव में जाके अगर कोई क्राइम अगर कोई करता है ना, तो दैट टेरिटरी कम्स अंडर, मतलब दैट दिस यूनियन टेरिटरीज कंट्रोल कमिंग अंडर बॉम्बे हाई कोर्ट। तो वहां पे अगर आप कुछ क्राइम करेंगे ना, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आके आपको केस का सुनवाई के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो हम लोग गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो रूल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आप स्टेट लेवल पे अगर कंपनी सेटअप करते हो, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर है, उनका लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर स्टेट लेवल पे अगर आप कंपनी सेटअप करते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन आप ऐसे यूनियन टेरिटरी में अगर कंपनी सेटअप करते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रहा है, तो जो टैक्सेस जाएंगे वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे, कोई स्टेट गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं आता। स्कोप ऑफ टोटल इनकम। So now this is our next topic, which basically talks about scope of total income. So अब यहाँ पे क्या बोला? As per the section 5. अब देखो ये certain जो sections है ये आपको याद रखना है। तो scope of total income में we are saying as per the section 5 of Income Tax Act 1961 provides the scope of total income. In case of a person who is a resident, in case of a person is not ordinarily resident in India. अब ordinarily resident नहीं है, मतलब क्या है कि वो ज्यादातर बाहर रहता है, इंडिया का ही है लेकिन वो ज्यादातर बाहर रहता है, या फिर पर्सन जो इंडिया में रहता ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट है। सो इनकम कैन बी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, लाइक इफ इट इज रिसीव्ड, और अगर आपने नहीं लेकिन आपका जो बिजनेस है उससे आपको मिला हुआ, या फिर आप इंडिया में कोई बिजनेस चल रहा है उसमें आपका पार्टनरशिप है, उसमें से आपको मिला है, और वो भी वो स्पेसिफिक टाइम में जब आप इंडिया में रहते थे या इंडिया का आप पार्ट थे, या फिर वो इनकम जब जनरेट हुआ वो तब इंडिया से हुआ था। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि जब इनकम जनरेट हुआ वो टाइम पे मैं इंडिया का पार्ट था, या वो टाइम पे मैं इंडिया में रहता था, या जब इनकम जनरेट हुआ वो टाइम तक जस्ट वन इंडिया। सो यहाँ पे वही 3 पॉइंट्स आपको दिए। आपको या तो इनकम जब जनरेट हुआ वो इंडिया से हुआ है, या इंडिया में कहीं ना कहीं एक सोर्स है, या फिर द अक्यू जो इनकम अराइज हुआ है वो कहीं ना कहीं आप जब इंडिया में रहते थे वो टाइम पे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से मिला हुआ है, ठीक है। या फिर जब इनकम जनरेट हुआ वो टाइम पे आप बाहर थे लेकिन फिर भी इनकम जो है वो इंडिया से जनरेट हुआ है, या फिर आप बाहर से इंडिया में लाए हो इनकम। ये अलग अलग केसेस है हम लोग के। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया एज पर द सेक्शन 9 प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया, लाइक ऑल इनकम अराइजिंग वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फर्स्ट ये पॉइंट आएगा, ओके। कंटिन्यू एज यू कैन से यहाँ पे आपको पॉइंट जो दिए हुए हैं सेक्शन 9 में आपको क्या बोला है? ऑल द इनकम जो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से जनरेट हुआ है, मतलब या तो आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया था उससे जनरेट हुआ है, या कहीं ना कहीं आपने वो सामान इंडिया में बेचा था उससे जनरेट हुआ है, या फिर आपने वो सामान सपोज कोई दूसरे प्लेस पे भेजा था और वहां से वो इंडिया में आया और वहां से जनरेट हुआ है। तो ये सारे जो केसेस है इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? अगर इंडिया इन्वॉल्व है, जैसे आप देखो कि जो वोडाफोन और हच वाला केस हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि हज जो है वो इंडिया में था पहले से ही, हम लोग को सबको पता है। वो हज वाला वो जो डॉग था वो छोटा सा वो आता था। तो उसमें क्या हुआ कि हज ने जब पूरा कंपनी शेयर ट्रांसफर जब वोडाफोन को किया, तो उन्होंने एक ऐसा लोकेशन सिलेक्ट किया जहाँ पे टैक्सेशन जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर था।
1%, 0.5% या ऑलमोस्ट 0%। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं, मतलब छोटे मतलब महाराष्ट्र स्टेट से भी छोटे, इतने इतने कंट्री ऐसे कंट्रीज होते हैं। अब जैसा हम लोग का मुंबई सिटी है, वो इतना उनका कंट्री होता है, इससे थोड़ा सा बड़ा पकड़ लो। तो वो उतने कंट्रीज जो होते हैं ना, उसमें उनको अपने जो लिमिटेड लोग होते हैं, पॉपुलेशन इंडिया जितना ना, मुंबई जितना नहीं होगा। मुंबई से आप समझ लो हाफ या उससे भी कम पॉपुलेशन होगा। तो उनको ज्यादा टैक्स की जरूरत नहीं है, उनको खाली अपने जो सिटीजन्स है उनके लिए खाली अच्छा जॉब चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे कंपनीज को बुलाते हैं कि आप आओ इंडिया में, यहाँ पे आप काम करो, सॉरी आप हम लोग की कंट्री में आओ, यहाँ पे आप बिजनेस सेटअप करो, आपको चाहिए तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। शेल कंपनीज बना दे। शेल कंपनीज मतलब जो कंपनी एक्चुअल में कभी बनते ही नहीं है, जिसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, पैसा भी आते भी है, जाते भी है, तो इसको ऐसे डमी कंपनीज बोलते हैं हम लोग, पैसा छुपाने के लिए। तो ऐसे कंपनी ऐसे कंट्री जो है ना, वो ऐसे शेल कंपनीज बनाने में हेल्प करते हैं और वहां से उनका बहुत ज्यादा रिवेन्यू होता है। तो अगर आप यहाँ से हम लोग देखेंगे ना, तो अपने जो बड़े मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस ऐसे कोई होंगे, सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट सर्टन जिनके बहुत ज्यादा ऐसे अगर अलग इनकम रहेंगे जो कभी गवर्नमेंट में डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो दे क्रिएट और जनरेट्स देयर शेल कंपनी एट सच लोकेशन। बड़े सेलिब्रिटी, मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन, ये सबके ऐसे शेल कंपनीज होते हैं जिसमें पैसे जाते भी है, वापस भी आते हैं। ठीक है, we can take example like we have being human। तो what do you think, it's just for a charity? नहीं, जब अगर ऐसे एनजीओस चालू होते हैं, जब बड़े सेलिब्रिटीज अगर एनजीओस करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनजीओस जो है वो उनके ही पैसे घुमाने के लिए यूज होते हैं, मेन पर्पज से। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कोई एक इनकम जो इंडिया से जनरेट हुआ है या इंडिया से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो वो टाइम पे उसके ऊपर टैक्सेशन आएंगे। अब टैक्स अगर बचाना है तो बहुत बार आप देखो क्या होता है, बड़े बड़े डोनेशन जो है ना वो अप्लाई होता है। आपने एनजीओ बना दिया, आपने एनजीओ में डोनेट किया, अब आपका ही एनजीओ है, आप उसी में पैसा डाल रहे हो और वहां से घुमा के वापस आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। गेटिंग? अब एनजीओ जो है उसमें कौन डोनेट करेगा, इंडिया में जैसा हम लोग का पैटर्न है कि कौन डोनेट करता है, कभी उसके नाम जो है वो हम लोग को पता नहीं रहता। सेकेंड थिंग, आपने देखा रहेगा कि जो बॉन्ड सिस्टम जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है उनको अगर आपको डोनेट करना है ना, तो उसके अलग बॉन्ड आता है, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 1 लाख, ऐसे डिनोमिनेशन में ही बॉन्ड्स आता है। अब पहले क्या था कि हम लोग आरटीआई को बहुत बार सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के अंदर लाने का ट्राई कर रहे थे। इसका मतलब होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, वो कभी टैक्स नहीं भरते या उनको आता ही नहीं है, या मतलब आप समझ लो कि हम लोगों ने प्रॉपरली पॉलिटिकल पार्टीज को प्रॉपरली टैक्स ब्रैकेट में डाला ही नहीं है। इसके लिए आपने बहुत बार देखे रहेंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कभी इलेक्शन लड़ते नहीं है, बट स्टिल पॉलिटिकल पार्टी है वो, तो कोई ना कोई उनको डोनेशन देते और वो कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं। अब डोनेशन क्यों देंगे जब वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, या इलेक्शन लड़ भी रहे तो जीत नहीं रहे। सो आप अगर देखेंगे बहुत बार आपको जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज दिखते हैं, तो सारे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं होते, वो ऑन पेपर सिर्फ रजिस्टर करके अपने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए होता है। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली एक चेंज लाया, उसमें उन्होंने क्या किया, दे हैव क्रिएटेड अ पैटर्न जहां पे एक आपको अमाउंट अगर डोनेट करना है, तो आप देखो कि उन्होंने क्या किया कि यू कैन डोनेट टू पॉलिटिकल पार्टी इन अ लीगल वे बाय परचेसिंग अ बॉन्ड फ्रॉम नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट बैंक्स लाइक एसबीआई। एसबीआई के पास जाके मैं 100 रुपए का, 1000 रुपए का एक बॉन्ड लूंगा एंड आई कैन डोनेट टू एक्सवाईजी पॉलिटिकल पार्टी। अब जो बॉन्ड में डोनेट करूंगा या जो बॉन्ड में वो पॉलिटिकल पार्टी को दूंगा, उस पर मेरा नाम मेंशन नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये जो बॉन्ड है वो आपको एक स्पेसिफिक 20 to 25 डेज के अंदर डोनेट करना ही पड़ेगा, और वो 24/7 365 नहीं मिलते हैं, उसका एक ड्यूरेशन रहता है। वही टाइम पे वो बॉन्ड जो है वो आपको बैंक के साइड से मिलेंगे, आप उतना पैसा वहां पे दे दो, उसके अगेंस्ट उतना बॉन्ड ले लो और वो पार्टी को जाके दे दो। अब वो बॉन्ड किसने परचेस किया है और कौन से पार्टी को दिया है, ये इंफॉर्मेशन
ना पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है, और बैंक को सिर्फ इतना ही पता होता है कि ये पर्सन ने बॉन्ड लिया है। अब वो कौन से पॉलिटिकल पार्टी को दिया वो भी नहीं पता है। सो आप देखो कि जब हम लोग ये टैक्सेशन रूल्स पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐड करने का ट्राई कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेंज रूल्स जो है वो लेके आए। गेटिंग? सो अगर हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत पता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसे कुछ पैटर्न हो रहा है, अदरवाइज हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। गेटिंग? आप देखो कि अगर बॉन्ड सिस्टम लेके आए तो ठीक है, बैंक से आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से बैंक के पास से जा रहा है वो पता नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है, उसको एज पर द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आया था, आई कैन फाइल एन आरटीआई रिक्वेस्ट आस्किंग देम टू प्रोवाइड अ डिटेल इंफॉर्मेशन कि आपके पास कहां से फंड्स आया और कहां पे आपने उसको इन्वेस्ट किया या कहां पे आपने उसको स्पेंड किया। अब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में क्रोर्स ऑफ रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इलेक्शन का एक लिमिट होता है जो आपको दिया गया रहता है, और वो जो लिमिट होता है ना वो लैक्स में होता है, 1 करोड़ भी पूरा नहीं रहता है, 20, 30, 50 लैक्स समथिंग। अब आप देखो कि एक इलेक्शन में जब एक मिनिस्टर फ्लाइट लेके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहा है, वहां पे इतना बड़ा एक कैंपेन प्रिपेयर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब अगर मैं बोलता हूँ कि ऐसे अगर 10 अगर मीटिंग्स या ऐसे 10 कैंपेन्स भी होता है, तो आपका उसका ही खर्चा जो है वो 2-3 करोड़ मिनिमम या उससे ऊपर ही जाएगा। सो हाउ कैन यू जस्टिफाई कि गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड यू दिस मेनी पार्ट ओनली, और पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स ब्रैकेट में प्रॉपरली नहीं आते। वही हम लोग लाने का ट्राई कर रहे थे, बट अगेन वी फेल्ड ऑन दिस। सो ये सारे जो टैक्सेशन रूल्स जो है, सबसे पहले तो जो फार्मर्स जो है, फार्मिंग इनकम जो है, इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट होता है। सो ये जो भी हम लोगों ने अब तक जो भी टैक्सेशन के बारे में पढ़ा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इनकम और उसके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा, ये नॉर्मल बिजनेसमैन, नॉर्मल सिटीजन्स को अप्लाई होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, they have so many loopholes in a system through which they are not liable to pay tax, और they are not at all paying any specific tax। उनके पास कितना आता है, कहाँ पे स्पेंड होता है, कुछ पता नहीं है। So the source of income from where they are getting money and where they are spending, ये हम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग अंडर द आरटीआई। आरटीआई के अंदर कौन आता है? जो गवर्नमेंट बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर द प्राइवेट पार्टीज, ठीक है, वो पावर में आते तब वो गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, और गवर्नमेंट पार्ट में जो गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा आता है और वो कहाँ पे वो स्पेंड कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के हाथ में जो पैसा था वो कहाँ पे स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर वी कैन फाइल एन आरटीआई। बस पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो पैसा है वो कहाँ पे स्पेंड हुआ या कितना पैसा है, उसके ऊपर आरटीआई नहीं है। सो अगेन सर्टन जो लोकेशंस है वहां पे आपको पैसा आता भी है और जाता भी है, बट स्टिल वी कैन नॉट आस्क देम, और नो टैक्सेशंस आर स्पेसिफिकली अप्लाइड देयर, या अगर आते भी है तो वो पास नहीं हो पाते। इंडिया में अभी भी ये प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई आपने अगर देखा रहेगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये और एक रूल निकाला था कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत टाइम से इलेक्शन लड़े नहीं है या इलेक्शन जीते नहीं है, उनको हम लोग उनका लाइसेंस हम लोग कैंसिल कर देंगे। इट मींस कि उनके यहाँ पे जो ब्लैक मनी आके व्हाइट हो रहा था वो लाइसेंस कैंसिल हो गया। सो नाउ इट इज अ कंपल्शन फॉर देम टू गेट इनटू इलेक्शन एंड ट्राई टू विन एटलीस्ट 1 सीट। सो आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने बेनिफिट के लिए आ रहे हैं, कोई बिजनेसमैन या ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट कर रहे हैं। सो दिस आर द ऑल मैकेनिज्म्स टू अवॉइड, और टैक्स इवेजन के मैकेनिज्म्स है ये, ठीक है। कौन से बोले मैंने आपको? एनजीओ, बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग ह्यूमन, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है। आई मीन कितना डोनेट होता है, कहां पे जा रहा है और क्यों हो रहा है, वी डोंट नो एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन इट, बिकॉज इट्स एट द एंड इट्स अ एनजीओ। तो कौन इतना डोनेट कर रहा है नहीं पता। सेकेंड, टेम्पल्स होते हैं, अगेन दैट इज ऑल्सो नॉट अ टैक्सेबल पार्ट। सो जो रिलीजियस प्लेसेस है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर टैक्सेशन ब्रैकेट में नहीं आता है।
सो आप देखो, आपने अभी यूपी बिहार में भी आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे जो इनलीगल प्लेसेस पे टेम्पल्स जो बने हुए हैं या रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, नॉट जस्ट टेम्पल्स, एनी रिलीजियस प्लेसेस लाइक गुरुद्वारा है या कोई दरगाह है, जो भी है, सो उसको वो हटा रहे, बिकॉज रिलीजियस प्लेसेस पे जो डोनेशंस आते हैं दे आर अगेन नॉट कमिंग अंडर अ टैक्सेशन ब्रैकेट। सो बहुत बार बहुत बड़े डोनेशन जो है वो टेम्पल्स में आते हैं और वहां से वो घूमते हैं। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगेन दैट इज वन वे ऑफ टैक्स इवेजन। सो मैंने आपको बेसिक बता दिया, सब यहाँ पे दिया हुआ। सो सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एज पर सेक्शन 9 क्या क्या कैटेगरीज जो है वो कवर होंगे। सैलरीज, तो अगर सैलरीज जो है आप समझो कि अगर मैं फ्रीलांसर हूं तो मैं, जैसे आप देखो कि डेवलपर दे आर अ फ्रीलांसर, तो कभी कभी अगर मैंने कोई एक प्रोजेक्ट पे वर्क किया हुआ है इंडिया में रह के फॉर सम यूएस कंपनी या फिर यूके के लिए, तो वो टाइम पे मेरा आधा सैलरी जो है वो वहां कहीं से आ रहा है, तो उसके ऊपर सर्टेन टैक्स अप्लाई होगा। और अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में, तो अगर मैं वहां से अगर इंडिया में ही आ गया हूँ तो अभी कंटिन्यूसली आई एम वर्किंग फॉर दैट यूएस कंपनी और सम फॉरेन कंपनी ओनली फ्रॉम इंडिया, सो वो टाइम पे अगेन आपके पास वो सेम टैक्सेशन रूल्स आएंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो फॉरेन इनकम्स है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो फॉरेन इनकम्स है, ये फॉरेन इनकम्स इंडिया के लिए और इंडिया का जो ट्रेजरी सेक्टर है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा काम का है। आरबीआई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये फॉरेन कंट्रीज में लोग काम करते हैं, जैसे आप देखो केरला और वहां पे हर दूसरे घर में कोई ना कोई आपको मिलेगा जो मिडिल ईस्ट या कहीं ना कहीं आपको काम करते हुए मिलेगा, स्पेशली नर्सेज। तो ये जो भी लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं, तो उसका एक मेन रीजन है कि आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल करेंसी इंडिया में आ रहा है, और वो इंडिया का इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है। इंडियन रुपीस को डॉलर के सामने मेंटेन करने के लिए या इंडियन रुपीस को बाकी दूसरे करेंसी के सामने मेंटेन करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। सो इसके लिए ये जो एनआरआई अकाउंट्स है या ये जो भी एनआरआई हम लोग नहीं बोलेंगे, अगर वो इंडियन सिटीजन ही और टेम्पररी अगर बाहर भी है, तो वो टाइम पे उनके जो पैसे हैं वो इंडिया में ला रहे हैं, तो उनके जो अकाउंट्स बनते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई के ब्रैकेट में आते हैं। मतलब आरबीआई उसके ऊपर वॉच रखता है, आरबीआई हैंडल करता है। उनका अथॉरिटी या उनका जो कंट्रोल है वो नॉर्मल बैंक के पास नहीं रहता है, तो उनको आरबीआई डायरेक्ट हैंडल करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये। तो उनके ऊपर अगर टैक्सेशन रिलेटेड कुछ भी अगर इशू है तो वो वही वे में हैंडल होंगे, ठीक है। सो आरबीआई पिक्चर में नॉर्मल अकाउंट्स होल्डिंग जो है वो आरबीआई नहीं रखता। यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल डॉलर में या और दूसरे जो करेंसीज जो होता है वो आपके अकाउंट में आ रहा है। तो अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे यूरो में पेमेंट मिल रहा है, तो मेरे अकाउंट में अगर मैं डिपॉजिट करूंगा तो यूरो में डिपॉजिट करूंगा, तो आरबीआई वो यूरोस को कलेक्ट करेगा और उसके अगेंस्ट जो इंडियन रुपीज करंटली 1 यूरो का जो भी प्राइस चलते रहेगा उतने रुपीज मेरे इंडियन अकाउंट में मेरे फैमिली को या उनको मिलेंगे। तो आरबीआई इसको हैंडल करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो है रॉयलिटी। अब रॉयलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो कि कोई एक सॉन्ग है, तो अब मैंने सॉन्ग बना दिया, अब वो सॉन्ग जो मैंने बनाया उसका फीस आपने मुझे दिया है, ठीक है। वो फीस बनने के बाद में देने के बाद में उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें मेरा कुछ परसेंटेज होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कोई एक सॉन्ग है जो एक कोई म्यूजिक डायरेक्टर ने एक मूवी को डेडिकेट किया है, सपोज ए आर रहमान का, तो अब वो सॉन्ग उसने डेडिकेट करने के बाद में उसका फीस आपने प्रोड्यूसर ने वो म्यूजिक डायरेक्टर को दे दिया, बट बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग मूवी जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है या वो सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हो गया, जिसकी वजह से लोग वो मूवी को जानने लगे या वो मूवी देखने गए। तो वो टाइम पे क्या होगा कि आप वो सॉन्ग की वजह से आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो टाइम पे वो सॉन्ग से जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका 10 या 20% एज अ रॉयलिटी वी पे टू दैट XYZ पर्सन। तो अब ये जो रॉयलिटी है, ऐसा हो सकता है कि आपने अपना कोई आइडिया इंडिया के बाहर कोई कंपनी को दिया था, तो वो कंपनी जो है वो आपको यहाँ पे
रॉयल्टी भेज रहा है, आपके कुछ परसेंटेज भेज रहा है, या कोई दूसरे भी ऐसे हो सकते हैं, तो रॉयल्टी पेमेंट जो है उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होगा। गिफ्ट अगर देते हैं उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होगा। ओके, गिफ्ट्स का मतलब है, आप देखो कि अगर मैं किसी को गिफ्ट देता हूं, अब नॉर्मली क्या होता है, आपने कभी देखा रहेगा कि आपको अगर कोई अगर गिफ्ट देता है तो गिफ्ट जो होता है वो कौन से टाइप में होता है, और वो एक लिमिट में होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई किसी ने एक बड़ा सा बंगलो मुझे गिफ्ट दिया है, सो वो गिफ्ट नहीं होता है। दैट दोज टाइप ऑफ गिफ्ट कम्स अंडर टैक्सेशन रूल्स। ओके, एंड इफ यू नो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में या गवर्नमेंट में कोई अगर पर्सन है, उनको अगर एक लिमिट से बड़ा अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो दे सपोज टू submit that gift, and they also needs to take the permission. They also needs to take the permission from government. Okay, कि हम लोग ये गिफ्ट ले या ना ले, अगर गवर्नमेंट मना करेगा तो वो ये गिफ्ट नहीं ले सकते, याद रखो। ओके, सो आपको वो गिफ्ट का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट मना करेगा तो आप वो गिफ्ट आगे सेंड भी नहीं एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या कोई भी हो। और सेकेंड थिंग, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी या कोई प्राइवेट कंपनी है, अब उसको अगर किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है, अब वो गिफ्ट का वैल्यू, लेट्स सपोज वो गिफ्ट का वैल्यू है 1 करोड़ 2 करोड़ और इवन मोर, तो वो टाइम पे ऐसे जो गिफ्ट्स है उसके ऊपर भी टैक्स अप्लाई होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट जो है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखो कि हम लोगों को किसी ने गिफ्ट दिया, सपोज किसी कोई एक घर बंगलो कुछ तो गिफ्ट दिया हुआ है हम लोगों को, तो ये जो आपको घर या बंगलो गिफ्ट दिया हुआ है उसके ऊपर भी आपका कैपिटल गेन्स टैक्स होगा। मतलब इफ यू सेल दैट हाउस, तो वो घर सेल करने से आपके जो पैसे मिलेंगे उसके ऊपर अगेन आपको कैपिटल गेन्स जो होगा उसके ऊपर वापस टैक्स लगेगा। देन सेम वे कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला, कोई एक ट्रेडमार्क, कोई एक पेटेंटेड प्रोडक्ट जो है, पेटेंट हम लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था, पेटेंट का मतलब होता है कोई एक इनोवेटिव आइडिया, समथिंग विच इज नॉन ऑब्वियस, मतलब नॉर्मली हम लोग यूज नहीं कर रहे, और ऐसा कुछ आइडिया आपने इनोवेट किया हुआ है जो हम लोग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ पेटेंट। और ऐसे पेटेंटेड आइडियाज जो है उसके ऊपर अगर आपका कुछ अर्निंग होता है तो दैट कम्स अंडर दिस ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे कोई पेटेंट इनोवेशंस है, आपके कोई कार के कोई मॉडल है ना, कोई डिजाइन है, कोई ट्रेडमार्क आप यूज कर रहे हैं, या कोई बाहर के किसी का ट्रेडमार्क आप इंडिया में यूज करके अपना बिजनेस कर रहे हैं, या आपका ट्रेडमार्क कोई बाहर यूज करके बिजनेस करके आपको कोई परसेंटेज दे रहा है, ये सबके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। देन नेक्स्ट आप देखो कि वी हैव, अब लेट्स टेक अ एग्जांपल, हम लोगों के यहाँ पे वी हैव समथिंग लाइक बायजूस है। अब वो जो है वो अपने कोर्सेज जो है वो सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। अब लेट्स थिंक कि उनके ये जो कोर्सेज है वो इंडिया में भी कोई परचेस कर रहा है, एंड उन्होंने बाहर के कोई यूनिवर्सिटी के लिए भी कोई कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो इंडिया के बाहर से भी वो कोई कोर्स को परचेस कर रहा है, तो उनका जो इनकम है वो 2 सोर्सेज से आ रहा है, इंडिया से और इंडिया के बाहर से। तो वो टाइम पे उसके ऊपर हम लोग कैसे टैक्स चार्ज करेंगे, वो यहाँ पे आएगा। देन कोई एक मूवी जो इंडिया में बना हुआ है, तो इंडिया में तो टैक्स अप्लाई होगा ही उसके ऊपर, लेकिन जब वो मूवी इंडिया के बाहर रिलीज होगा और वहां से जो वो पर्सन का रेवेन्यू होगा उसके ऊपर कैसे टैक्स अप्लाई होगा, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट, राइट। सो आप देखो कि हम लोग के बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज है जो चाइना में रिलीज होते हैं, फॉरेन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में रिलीज होता है, यूएस के कुछ मूवीज है जो इंडिया में रिलीज होता है, तो ये सबके ऊपर हम लोग कैसे टैक्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब वो एक्चुअल मूवीज जो है वो कहाँ से, इंडिया से, बराबर है, आपने रिलीज किया कहाँ पे उसको, यूएस में रिलीज किया, तो वो टाइम पे उसके ऊपर हम लोग कैसे टैक्स चार्ज करेंगे, दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारे हम लोग के पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। सो कोई एक पर्सन जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखो पर्सन हु इज रेसिडेंट या एक्सेप्ट वेयर द फीस आर पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज यूटिलाइज्ड, बराबर है, तो वो टाइम पे आपने कुछ सर्विस जो है वो आउटसाइड इंडिया से लिया था, कोई एक सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब किया था आपने,
तो उसका क्या फीस है वो यहाँ पे आएगा, बराबर है ना। नेक्स्ट आपको जो दिया है सोर्स वर्सेस रेसिडेंट एंड क्लासिफिकेशन बिटवीन बिजनेस इनकम एंड रॉयल्टी। अब देखो इनकम मतलब एक फिक्स इनकम रहता है कि अगर मैंने इतना काम किया तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, या फिर अगर मैं काम करूंगा तो एक महीने के बाद मुझे मेरा एक सैलरी मिलेगा, दैट इज अ फिक्स्ड इनकम। रॉयल्टी का मतलब है कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो जो प्रॉफिट होगा उसका सर्टेन परसेंटेज मैं आपको दूंगा बिकॉज मेरा बेनिफिट या मेरा प्रॉफिट हुआ। गेटिंग समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज द क्लासिफिकेशन। बिजनेस इनकम मतलब मैंने इतना बिजनेस किया, इतने प्रोडक्ट सेल किए, तो वो जो प्रोडक्ट है उसमें का इतना परसेंट जो वो कंफर्म मुझे ही मिलना है। क्लियर है, वो आपका बिजनेस इनकम हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे ये बिजनेस किया है, यहाँ पे आपका इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इतना हम लोगों ने दिया हुआ है। और जो हम लोग यहाँ पे रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, तो रॉयल्टी मतलब बिजनेस इनकम से अलग हो गया, जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पे अपने कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोगों को दिए जिसमें से हम लोगों का ये कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो उसके ऊपर मैं आपको ये कुछ रॉयल्टी जो है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोर्स वर्सेस रेसिडेंट इनकम एक आएगा एंड बिजनेस इनकम वर्सेस रॉयल्टी, दैट इज द सेकेंड वन। सो इफ यू नोटिस इंटरनेट फैसिलिटी जो है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटरनेट फैसिलिटेट्स बिजनेस, इट इज नेसेसरी टू रिकवर टैक्सेस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर। अब ये जो भी हम लोग मगजमारी कर रहे हैं ना, ये सारे मगजमारी का, ये सारे जो प्रॉब्लम है उसका मेन एक जो रीजन है वो यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो ई कॉमर्स कंपनीज है जो बहुत ज्यादा टैक्स चोरी कर रहे थे, या ये जो बड़े कंपनीज है स्पेशली, जैसे मैंने आपको बताया था कि गूगल, अमेजॉन, फेसबुक एंड एप्पल, सो ये जो कंपनीज है ये बेसिकली बहुत बड़ा एक मार्केट चलाते हैं और कहीं ना कहीं दे आर नॉट पेइंग दैट मच टैक्सेस। तो उनको टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग ये जो पॉलिसीज है ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर यूजिंग और अप्लाइंग सच पॉलिसीज बिकॉज हम लोगों को इनको टैक्स ब्रैकेट में लाना है। I hope this is very clear to everyone. So ये आपका जो टॉपिक है दैट इज सोर्स इनकम, दैट इज क्लासिफिकेशन बिटवीन बिजनेस इनकम एंड रॉयल्टी। ये एक पॉइंट जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। सो मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर विल फिनिश दिस टॉपिक एंड विल स्टार्ट विद सेकेंड पार्ट ऑफ आवर यूनिट 4। ओके, आज नहीं करा रहा हूँ, आज हम लोग यहां तक ही रखते हैं। एनीवन एनी डाउट्स, लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट्स गाइस? ओके, ठीक है, सो विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर।